जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम कानून की दुनिया के एक बहुत ही अहम और लैंडमार्क केस लॉ पर बात करेंगे। ये है शारद बुर्दीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 का मामला। और देखिए, ये केस लॉ स्टूडेंट्स के लिए और खासतौर पर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस केस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, ये केस आप देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसे हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते हैं, और डाइंग डेक्लेरेशन मतलब मृत्युकालिक कथन, इन दोनों के सिद्धांतों को समझने के लिए एक तरह से मील का पत्थर है। सही। इसकी जो बातें हैं वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो शुरुआत करते हैं केस के फैक्ट्स से। मामला 1982 का है, पुणे का। हाँ। शरद सारदा और मंजू, इनकी शादी हुई थी और शादी के महज 4 महीने ही हुए थे। सिर्फ 4 महीने। हाँ। जब 12 जून 1982 को मंजू की अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और स्वाभाविक रूप से शक की सुई पति शरद सारदा पर गई। हाँ, और इसमें एक और अहम बात थी। मौत से कुछ समय पहले मंजू ने अपनी बहन अंजू और एक दोस्त वाहिनी को 3 खत लिखे थे। अच्छा। पत्र लिखे थे। हाँ, 3 पत्र। और उन पत्रों में उसने जिक्र किया था कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है, ससुराल में जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो रही हैं, और उसे अच्छे व्यवहार की कमी महसूस हो रही थी। तो प्रोसिक्यूशन का केस क्या बना फिर? प्रोसिक्यूशन का सीधा आरोप था कि शरद ने मंजू को पोटेशियम साइनाइड देकर मारा है। और ट्रायल कोर्ट ने इस बात को माना भी। शरद को इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत दोषी पाया और मौत की सजा सुना दी। और हाईकोर्ट ने? बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस सजा की पुष्टि कर दी। ठीक है। तो फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटिशन के जरिए, और यहीं से इस केस का जो कानूनी विश्लेषण है वो और भी दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, तो चलिए फिर उन कानूनी सवालों पर आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। मोटे तौर पर 3 बड़े सवाल थे ना? हाँ, 3 मुख्य इश्यूज थे। पहला कि क्या सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ बचाऊ पक्ष यानी डिफेंस पर डाला जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल था। बिल्कुल। और दूसरा सवाल था मंजू के लिखे उन पत्रों को लेकर। क्या वो पत्र इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के तहत डाइंग डेक्लेरेशन माने जा सकते हैं? सेक्शन 32 डाइंग डेक्लेरेशन, ओके। और तीसरा, क्या सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर, बिना किसी डायरेक्ट सबूत के, किसी को इतनी बड़ी सजा जैसे मौत की सजा दी जा सकती है? ये तीनों ही बहुत अहम सवाल हैं। तो दलीलें क्या दी गई? अपेलेंट यानी शरद सारदा की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, शरद की तरफ से जो मुख्य दलील थी वो ये कि वो जो पत्र थे वो डाइंग डेक्लेरेशन की श्रेणी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका मौत से कोई सीधा और तात्कालिक प्रॉक्सिमेट संबंध नहीं था। वो काफी पहले लिखे गए थे और उनमें बस एक सामान्य नाखुशी जाहिर की गई थी। और दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई क्रिमिनल लॉ का ये स्थापित सिद्धांत है कि सबूत का भार हमेशा ही प्रोसिक्यूशन पर होता है। डिफेंस की किसी कमजोरी का फायदा उठाकर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकता। सही बात है। और रिस्पोंडेंट यानी महाराष्ट्र सरकार की क्या दलीलें थी? स्टेट का कहना था कि वो पत्र भले ही सीधे मौत का कारण ना बताएं, लेकिन वो मंजू की मानसिक स्थिति, उसकी परेशानी और उसके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को तो साफ दिखाते ही हैं। अच्छा। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि शरद ही वो आखिरी व्यक्ति था जो घटना के समय मंजू के साथ मौजूद था। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट्स भी उनके अनुसार हत्या की तरफ इशारा कर रही थी, आत्महत्या की तरफ नहीं। ओके, तो ये थी दलीलें। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने इन सब बातों पर क्या कहा? हाँ, यहीं पर कोर्ट ने कुछ बहुत ही फंडामेंटल बातें कहीं। सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ पर। हाँ। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि आपराधिक मामलों में शक का कोई भी फायदा, कितना भी छोटा क्यों न हो, वो हमेशा आरोपी को ही मिलेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ बिना किसी शक के, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रोसिक्यूशन पर ही रहेगा। प्रोसिक्यूशन को अपना केस खुद साबित करना होगा, डिफेंस की कमजोरी पर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सबूतों से 2 संभावनाएं बराबर निकल रही हैं, हत्या की भी और आत्महत्या की भी, तो आप आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकते। ठीक है। और उन पत्रों के बारे में क्या कहा? सेक्शन 32 और डाइंग डिक्लेरेशन वाला मुद्दा। कोर्ट ने माना कि हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 32 है उसका दायरा काफी बड़ा है। वो सिर्फ मौत के ठीक पहले दिए गए बयान तक सीमित नहीं है। अच्छा।
लेकिन किसी बयान को डाइंग डिक्लेरेशन मानने के लिए ये बेहद जरूरी है कि उसका मौत के कारण से या उन परिस्थितियों से जिनसे मौत हुई उनसे सीधा और नजदीकी मतलब प्रॉक्सिमेट संबंध हो। प्रॉक्सिमिटी, नजदीकीपन। हाँ, प्रॉक्सिमिटी। मंजू के पत्रों में ये प्रॉक्सिमिटी नहीं थी। उनमें सामान्य दुख निराशा तो थी, पर मौत के कारण या हालात का कोई तात्कालिक या सीधा जिक्र नहीं था। वो जो प्रॉक्सिमिटी टू द इवेंट ऑफ डेथ वाला एलिमेंट है वो मिसिंग था। समझ गया। तो उन्हें डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना गया। नहीं माना गया। ये बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसके बारे में कोर्ट ने क्या सिद्धांत स्थापित किए? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मूल्यांकन के लिए वो मशहूर 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स या पंचशील सिद्धांत दोहराए। ये आज भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की नींव है। हाँ, ये तो बहुत फेमस है, जरा बताएंगे ना? जरूर। पहला, जिन परिस्थितियों से आप दोष का निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो परिस्थितियां पूरी तरह से साबित होनी चाहिए, मतलब उनमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ओके, मस्ट बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। दूसरा, ये जो साबित हुए तथ्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरोपी के दोष की तरफ ही इशारा करने चाहिए, किसी और संभावना की तरफ नहीं। कंसिस्टेंट ओनली विद द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है। तीसरा, वो परिस्थितियां निर्णायक होनी चाहिए, मतलब कंक्लूसिव नेचर की। कंक्लूसिव। चौथा, उन्हें आरोपी की बेगुनाही की हर दूसरी संभव कहानी या हाइपोथेसिस को खारिज करना चाहिए। मस्ट एक्सक्लूड एवरी अदर पॉसिबिलिटी। और पांचवां, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबूतों की एक ऐसी अटूट चेन, एक पूरी श्रृंखला बननी चाहिए जो शक की कोई गुंजाइश ही ना छोड़े और ये दिखाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में ये अपराध उसी आरोपी ने ही किया होगा। कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस। वाह, ये 5 सिद्धांत तो वाकई बहुत सख्त कसौटी हैं। तो इस केस में, शरद सारडा केस में, इन सिद्धांतों पर सबूत खरे उतरे। यहीं पर मामला पलट गया। कोर्ट ने पाया कि इस केस में सबूतों की ये जो चेन थी ये पूरी नहीं थी। द चेन वॉज नॉट कंप्लीट। अच्छा, कहाँ कमी रह गए? देखिए, प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत पेश किए थे वो शरद के दोष की तरफ इशारा तो कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं थे कि आत्महत्या की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर सकें। मतलब हत्या के साथ साथ आत्महत्या की भी संभावना बनी हुई थी। हाँ, बनी हुई थी। खासकर जब उन पत्रों को डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना गया तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो कड़ी थी वो उतनी मजबूत नहीं रह गई कि वो सिर्फ और सिर्फ हत्या का ही निष्कर्ष दे। तो इसका मतलब हुआ कि पंचशील सिद्धांतों की जो चौथी और पांचवी शर्त थी कि बेगुनाही की हर संभावना खारिज हो और चेन पूरी हो, वो यहाँ पूरी नहीं हो रही थी। बिल्कुल सही। शक की गुंजाइश बाकी रह गई थी और जैसा मैंने पहले कहा, शक का फायदा हमेशा आरोपी को मिलता है। तो फिर फैसला क्या हुआ? नतीजतन सुप्रीम कोर्ट ने संदेह का लाभ आरोपी को देते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को पलट दिया। शरद सारडा को बरी कर दिया गया। एक्विटेड। तो ये फैसला वाकई, जैसा आपने शुरू में कहा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डाइंग डिक्लेरेशन पर एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट बन गया। हाँ, बिल्कुल। और इस केस से एक बहुत बड़ा जुडिशियल लर्निंग पॉइंट भी सामने आता है जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या? कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, Suspicion, however strong, cannot take the place of proof. Suspicion, however strong, cannot take the place of proof. मतलब शक कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल। दोष साबित करने के लिए आपको ठोस, विश्वसनीय सबूत चाहिए। सिर्फ शक के आधार पर आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। सही कहा। और ये केस हमें यही सिखाता है कि सेक्शन 32 के तहत बयान रिसीवेबल होने के लिए मौत से निकटता जरूरी है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर दोष सिद्धि के लिए वो 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स, वो पंचशील टेस्ट पास करना ही होगा। हाँ, ये सिद्धांत ही हमारे न्याय प्रणाली का आधार है। ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले, सिर्फ शक की बिना पर। तो दोस्तों, ये था शारद बुर्दीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस का हमारा विश्लेषण, हमारी चर्चा। उम्मीद है आपको इस महत्वपूर्ण केस को समझने में काफी मदद मिली होगी। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि आज के दौर में जब फॉरेंसिक साइंस और तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित मामलों में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करने की ये जो कसौटी है, ये पंचशील सिद्धांत, क्या ये आज भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितने पहले थे, या तकनीक ने इसे कुछ आसान बनाया है?
इस पर जरूर सोचिएगा। खैर, अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों खासकर लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और हाँ, जुडिशियल ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ए और एग्जामिनेशन जजमेंट सीरीज में और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण केसेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।